मूवी की शुरुआत में एमिली को दिखाते हैं जो अपनी कार में रेडियो न्यूज सुनते हुए जा रही है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। एमिली देखती है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल उसके ऊपर से उड़कर दूसरी सिटी पर जाकर गिर जाता है, जिससे वो पूरी सिटी तबाह हो जाती है। लेकिन उतनी दूर से शॉक वेव्स निकलकर एमिली की ओर आते हैं और तब एमिली चौंक कर उठ जाती है। ये एमिली का एक सपना था, लेकिन ये इंसिडेंट कई साल पहले हो चुका है दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई थी। यानी उस न्यूक्लियर अटैक के बाद कई देशों ने एक दूसरे पर इसी तरह के न्यूक्लियर अटैक किए, जिस वजह से पृथ्वी लगभग नष्ट हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ वहाँ जिंदा बचे हुए हैं और उनमें से एक है एमिली। वर्ल्ड वॉर 3 के कई साल के बाद भी एमिली को उस पहले अटैक के सपने आते रहते हैं। वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक पुरानी कार में बाहर निकलती है और दोस्तों देख रहे हैं आप इस सिटी को। इसको देखकर तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है। ये देखिए, ये है एमिली की फ्रेंड पेरनी और जो इस बड़े गन को लोड कर रहे हैं ना, इसका नाम है कॉनर। इनकी गाड़ी में इस बड़ी गन को फिक्स करके वो एक जगह को एम करते हैं। पेरनी बाइनोकुलर से उस जगह को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रोन कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने आता है। ये लोग उस ड्रोन को शूट कर देते हैं, लेकिन ड्रोन के बजाय वो पार्सल को शूट कर देते हैं, जिस वजह से ड्रोन अलर्ट होकर इनको स्कैन करने लगता है। अब इससे पहले ड्रोन कुछ करे, ये लोग दूसरी बार फिर से फायर करते हैं और इस बार ठीक ड्रोन पर लग जाता है। ड्रोन बिखर कर नीचे गिर पड़ता है। ये तीनों जल्दी से ड्रोन की ओर भागते हैं क्योंकि इन्हें वो ड्रोन का मदरबोर्ड निकालना है। अब इससे पहले कि इस ड्रोन की तलाश में दूसरे ड्रोन आ जाएं, एमिली उसका मदरबोर्ड निकाल लेती है, जिसे इस ड्रोन का मदरबोर्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि ड्रोन का कैमरा अभी भी इनको देख रहा होता है। एमिली स्माइल करके उसका वायर कट कर देती है और यहाँ बताया जाता है कि ये लोग इस मदरबोर्ड को क्यों निकाल रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 3 के पहले यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई गई थी जिसका नाम था ऑटोफैक्ट। ये एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ कस्टमर की मर्जी की कोई भी चीज, हाँ सेफ्टी पिन से लेकर टॉयज, कार, गन्स, एरोप्लेन तक सब कुछ बनाया जा सकता है। और ये त्रिस्मती काम करती है एक एआई टेक्नोलॉजी। एक्चुअली कस्टमर ऑनलाइन पर ऑटोफैक्ट से एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है और ऑटोफैक्ट के रोबोट्स उस प्रोडक्ट को बनाकर ड्रोन के जरिए उनके पास डिलीवर कर देते हैं। सब बहुत भला चंगा चल रहा था, लेकिन फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 3, जिसके बाद दुनिया का ये हाल हुआ जहाँ पर बचे हुए लोगों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया। और जब खाने को कुछ नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स का करेंगे क्या, क्यों करेंगे ऑर्डर। लेकिन फिर भी एआई से चलने वाली ऑटोफैक्ट फैक्ट्री है कि चलती जा रही है। वो लगातार कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स बनाती रहती है और उसे अलग अलग जगहों पर डिलीवर भी करती है। लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता कि जब लोग जिंदा ही नहीं है तो ऑटोफैक्ट किसके लिए प्रोडक्ट्स को बना रही है और उसे डिलीवर क्यों कर रही है। फिर यही नहीं, इस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी आ रहा होता है। यहाँ एमिली, पेरनी और कॉनर के अलावा कुछ और लोग भी रहते हैं, करीब 100 के आसपास होंगे। अब ये तीनों उन्हें कन्विंस करते हैं कि हमें किसी भी तरह इस फैक्ट्री को उड़ाना होगा ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए इनको ऑटोफैक्ट के मेन सर्वर को एक्सेस करना होगा और इसीलिए इन्हें ऑटोफैक्ट के ड्रोन का मदरबोर्ड चाहिए। एमिली कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट है और वो उस मदरबोर्ड की मदद से ऑटोफैक्ट के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए कोडिंग शुरू कर जाती है। आखिर वो सर्वर से कनेक्ट कर भी लेती है। इसी बीच पेरनी एक मैगजीन को पढ़ रहा होता है कि तभी एमिली अचानक उसको छीन लेती है और कहती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्यों निकाला तुमने। कहकर वो उस मैगजीन को एक जगह छिपा देती है। पेरनी पूछता है कि महज एक मैगजीन के लिए तुम कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हो क्या। पर एमिली कहती है कि अरे पूरी दुनिया मिट चुकी है और ऐसे में मैगजीन की ये आखिरी कॉपी है, इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल दोस्तों एमिली ने कुछ ही दिन पहले इस मैगजीन को अपने बुक्स के बीच देखा था। उसमें एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद एमिली ने उसको एक जगह सेफ रख लिया था। लेकिन मेन टॉपिक पर आओ, अब इन्हें ऑटोफैक्ट के सर्वर का एक्सेस मिल चुका है, लेकिन ऑटोफैक्ट को मिटाने के लिए इन्हें उसके मेन एआई से कम्युनिकेट करना होगा। अब कॉनर कहता है क्यों ना हम कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करें, लेकिन ऑर्डर करेंगे तो ड्रोन डिलीवरी करके चला जाएगा, तो एआई सर्वर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो पेरनी कहता है कि हाँ मुझे एक आइडिया आया, हम एआई को मैसेज भेजेंगे कि तुमने प्रोडक्ट्स को जो डिलीवर किया वो पिजल्ट है। पिजल्ट ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है दोस्तों। पेरनी कहता है नहीं होता ना। तो अब ये शब्द देखकर वहाँ के सारे एआई रोबोट्स अपना सर दीवार पर पटकेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर वो अपने एक रोबोट को हमारे पास भेजेंगे ये पूछने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, एंड देन फिर हम उससे करेंगे कम्युनिकेट। एमिली को भी ये आइडिया ठीक लगता है और वो मैसेज भेज देती है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यह है कि इस मैसेज को देखने के बाद एआई या तो मैसेज को इग्नोर कर देगा या फिर इसका मतलब क्लियर करने के लिए इनके पास जरूर आएगा एक रोबोट को भेजकर, या फिर लास्ट ऑप्शन ये होगा कि वो इन्हें खत्म करने के लिए किलर रोबोट्स को भेजेगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए इनको सावधान रहना होगा। इतने में एआई सर्वर से रिप्लाई भी आ जाता है कि 24 घंटों के अंदर हमारा कस्टमर सपोर्ट रोबोट आपसे मिलने आएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हम ढूंढ पाए। फिर ये बाकी लोगों को इस बारे में बताते हैं तो वो घबराए जाते हैं कि तुम तीनों ने ये क्या कर दिया, रोबोट्स का दिमाग तो होता नहीं, और अगर रोबोट्स ने आकर हमको मार डाला तो। एमिली समझाती है कि वो सिर्फ पिजल शब्द का अर्थ पूछने आ रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतरीन बना पाए। जब रोबोट आएगा तो हम उसे फैक्ट्री के पोल्यूशन के बारे में बताएंगे और तुरंत फैक्ट्री बंद करने को कहेंगे। अब इस पर लोग कहते हैं कि तुम लोग कहोगे और एआई मान जाएगा। वाह देखो ऐसा है, पागल मत बनो, जैसे तैसे करके जी तो रहे हैं, लेकिन अब तुम लोगों ने हमारी जान को और खतरे में डाल दिया है। अब कॉनर को गुस्सा आ जाता है, वो उन पर चिल्ला पड़ता है कि कम से कम हमने कोशिश तो की है। कई साल पहले वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, लेकिन हम लोग अब तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स से निकल नहीं पाए हैं। लेकिन ये ऑटोफैक्ट फैक्ट्री है कि बची कुछ हवा को भी और पॉल्यूट कर रहा है। हमें लगा कि कुछ साल में बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऑटोफैक्ट बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं क्या है उनके पास। और ये अल्ट्रा एआई सर्वर पृथ्वी के बचे हुए सारे रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करके सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ मिट्टी में मिला देगा। और पता नहीं बेमतलब के ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है और उन्हें जबरदस्ती हमारे पास डिलीवर किया जा रहा है। अगर रोबोट से डरकर हाथ पर हाथ धरे बैठ गए ना तो जल्दी सब कुछ इतना पॉल्यूट हो जाएगा कि एक सेकंड में सांस नहीं ले पाओगे। एक बात ध्यान से सुन लो, ऑटोफैक्ट फैक्ट्री को इंसान ने बनाया था, अब उसे मिटाना भी इंसान को ही पड़ेगा। कब तक एआई के कंट्रोल में इंसान जीते रहेंगे, है बताओ। इसलिए उस रोबोट को आने दो, उसके बाद देखा
जाएगा क्या होगा। वेल यहाँ पर इसका भाषण खत्म होता है। तो मीटिंग के बाद एमिली पूछती है अगर उस रोबोट से हमारी बातचीत ठीक नहीं रही तो हमें प्लान भी एग्जीक्यूट करना होगा। हालांकि प्लान भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसी रात तेज रोशनी के साथ एक बहुत बड़ा ड्रोन वहां पर आता है। कुछ लोग तो डर के मारे गन्स भी लेकर आ जाते हैं। ये ड्रोन एक स्पेसशिप जैसा होता है। ड्रोन की मस्त तरीके से लैंडिंग होती है और अंदर से एक रोबोट आती है जिसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा होता है। वो धीरे से इनकी ओर आती है और कहती है मेरा नाम एलिस है, हमें एक कंप्लेंट मिला है कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स में कोई खामी नजर आई, मैं उसी बारे में जानने के लिए आई हूँ। आप पेरनी और कॉर्नर उसे अकेले में लेकर जाते हैं। एलिस बताती है कि मैं एक जनरेशन 12 ह्यूमन लाइक एआई रोबोट हूँ। मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि आपके मैसेज में एक शब्द था पिजर्ड, जिसका हम अर्थ नहीं जानते। उसका मतलब आप बताएंगे क्या? इसके जरिए हम अपनी सर्विस को और भी बेहतर बना पाएंगे। कॉर्नर और पेरनी कहते हैं कि शायद आपने देखा नहीं कि आपकी फैक्ट्री रोज जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है उन्हें यहाँ पर कोई नहीं उठाता, फिर भी आप लगातार डिलीवर कर रहे हैं, क्यों? इस पर एलिस कहती है कोई उठाए या ना उठाए, हमारा काम है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना। शायद तुम समझी नहीं एलिस, ऑटोफैक्ट से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ऐसे में तो हम लोग जल्दी मर जाएंगे। एलिस कहती है फैक्ट्री होगी तो पोल्यूशन भी होगा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। ये फैक्ट्री इंसानों ने तो लगाई है। पेरनी कहता है हाँ लगाई थी, लेकिन अब हमें ऑटोफैक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए तुरंत उसे शट डाउन कर दो। नहीं, ये फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती, वो चलती रहेगी चाहे आपको उसकी जरूरत हो या फिर नहीं हो। आपको जो चीज चाहिए हम उसे आपको बना कर दे देंगे, आप बस उन चीजों की डिलीवरी लीजिए और हैप्पी एंड फ्री रहिए। अब ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब शायद तुम नहीं जानती। हमने कई बार इस जगह से बाहर जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पर ऑटोफैक्ट के रोबोट्स हमको रोक देते हैं और हमें आगे नहीं जाने देते। हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि इस इलाके के चारों ओर की जगह हमारी फैक्ट्री को बिलोंग करती है। अच्छा, चारों तरफ तुम्हारी फैक्ट्री की जगह है तो फिर हम बाहर कैसे निकले? बहस मत करो और तुरंत ऑटोफैक्ट को बंद कर दो। लेकिन एलिस अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब एमिली समझ आती है कि बातचीत से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो प्लान भी शुरू करती है और एलिस की गर्दन पर शॉक लगाकर उसे कर देती है डिसेबल। तो प्लान भी यह है दोस्तों कि एलिस को एमिली के सिस्टम से कनेक्ट करके इसे रीप्रोग्राम करेंगे, जिससे कि एलिस इनके कंट्रोल में आ जाए। फिर इसकी मदद से ये लोग ऑटोफैक्ट के अंदर जाकर कुछ पावरफुल बॉम्ब को फिक्स करेंगे और फैक्ट्री को उड़ा देंगे। लेकिन बाकी लोगों को इनका तरीका पसंद नहीं आता, वो इनको डांटने लग जाते हैं कि इस रोबोट पर अटैक करके तुमने ठीक नहीं किया, पूरी सेना आएगी हमें मारने के लिए। कॉर्नर कहता है कि अगर इसे छोड़ दिया ना तब भी अपने साथियों को यहाँ पर जरूर लेकर आएगी। ऑटोफैक्ट को चलाने वाले एआई रोबोट नॉर्मल रोबोट्स की तरह नहीं है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं। ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद सिर्फ कुछ इंसान बचे हुए हैं। हम पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये एआई रोबोट्स हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और कैसे भी करके ऑटोफैक्ट को अब डिस्ट्रॉय करना ही होगा। फिर काफी समझाने के बाद बाकी लोग भी इनकी बात मान जाते हैं। एमिली एलिस की कोडिंग देखती है और उसे फिर से एक्टिवेट करती है। एलिस जाग जाती है और अपना सर पटकने लगती है क्योंकि शॉक लगने की वजह से उसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। एमिली भी तुरंत एक कटर से उसके सर पे कट करके उसे ठीक करने लग जाती है। तभी उसे उस न्यूक्लियर अटैक का इल्यूजन फिर एक बार आ जाता है और अगले इल्यूजन में एमिली बाथरूम में टूटे हुए आने को देख रही होती है। फिर वो एक शेविंग ब्लेड निकालती है। यहाँ इल्यूजन कट और रियलिटी में एमिली कहती है इसकी कोडिंग तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली रोबोट्स की कोडिंग ऐसी होती है कि किसी सवाल का किसी तरह जवाब देना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी है नहीं। इसका मतलब यह है कि एलिस इंसानों की तरह सोच समझ कर जवाब दे रही है। जब ये किसी सवाल का जवाब सोचेगी तभी हमें कोडिंग में दिखाई देगा। अब बाकी लोग कहते हैं कि जब ये खुद ही सोच समझ कर जवाब दे रही है तो फिर कोडिंग चेंज करने में क्या फायदा। लेकिन एमिली कहती है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कुछ न कुछ उपाय निकालने की। इसी बीच एलिस बात भी करने लग जाती है और पूछती है मुझे क्या हुआ। एमिली बताती है कि तुम्हारे सर्किट में एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसे मैं ठीक कर रही हूँ। पर एलिस पूछती है अगर सच में ठीक कर रही हो तो मेरी इंटरनल कोडिंग को क्यों देख रही हो, कहीं मेरी कोडिंग चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। एमिली चौंक जाती है कि ये वाकई में बहुत इंटेलिजेंट रोबोट है। वो कोडिंग चेक करने में लग जाती है, लेकिन एलिस चुप नहीं होती और चबड़ 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 करने लग जाती है। कॉर्नर भी परेशान होकर कहता है कि अरे कोडिंग बाद में चेंज करना, पहले इस भूतनी रोबोट का मुंह म्यूट करो यार। अब उसकी बातों से डिस्टर्ब होकर एमिली तो गुस्से में दोनों को बाहर भेज देती है कि जाओ यहाँ से। लेकिन एलिस की कोडिंग को देखकर एमिली का सर चकराने लग जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि इसे कहां से शुरू करूं। तब एलिस कहती है ड्रोन की कोडिंग आसान होती है, इसलिए तुम उस ड्रोन के मदरबोर्ड की मदद से हमारे एआई सर्वर को एक्सेस कर पाई और हमें मैसेज भेज पाई। एमिली कहती है दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे सर्वर को एक्सेस किया तो तुमने किलर रोबोट्स भेजकर हमें मार क्यों नहीं दिया, हमसे बातचीत करने क्यों आ गई। एलिस कहती है कि हमें लगा हमारी सर्विस में कोई कमी है, लेकिन यहाँ कर ही मुझे पता चला कि आप लोग हमारी सर्विस को खत्म कर देना चाहते हैं। अब ये सुनकर एमिली को यकीन हो जाता है कि ये रोबोट की तरह कम और इंसान की तरह ज्यादा सोचती है। बहुत डेंजरस है यार ये आए तो। एलिस कहती है कि तुम्हें मेरी कोडिंग को समझने में 1 साल लग जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ऑटोफैक्ट से और भी कई रोबोट्स मेरी तलाश में यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर एमिली को एक आइडिया आता है और वो उस ड्रोन के मदरबोर्ड को उठा लाती है और एलिस से कहती है कि ड्रोन की कोडिंग को मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोडिंग को पूरी तरह मिटाकर उसमें ड्रोन की कोडिंग को इंस्टॉल कर दूंगी, फिर मैं उसे बड़ी आसानी से चेंज कर पाऊंगी। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एलिस नाम की पर्सनैलिटी तुम्हारे अंदर से जा चुकी होगी। अब पर्सनैलिटी होने की बात को सुनकर एआई रोबोट एलिस थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो एमिली कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को ऑटोफैक्ट के अंदर लेकर जाओ, और फिर कोई रास्ता न पाकर एलिस को मानना ही पड़ जाता है। एमिली अब उसकी कोडिंग को चेंज करने वाली होती है, लेकिन वो उस प्रोग्राम को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो एलिस को धमकाने पर उतर आई और उससे अपनी बात मनवा ली। ये भी बढ़िया तरीका था। लेकिन एमिली अपने साथियों के सामने अपने आप को हीरो साबित करने के लिए बोल देती है कि हाँ मैंने उसकी कोडिंग चेंज कर दी और अब वो हमें फैक्ट्री ले जाने के लिए मान गई है। वैसे रियलिटी में वो इसलिए सच नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल जाए तो वो घबरा जाएंगे कि एलिस इनके कंट्रोल में है नहीं। फिर एमिली की बात को सच मानकर पेरनी और कॉर्नर को तसल्ली हो जाती है कि अब इन्हें एलिस से कोई खतरा नहीं है। इतने में एलिस बाहर आकर कॉर्नर और पेरनी से कहती है फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होना तुम दोनों। और ये सुनकर कॉर्नर को जरा शक होता है कि ये वही रोबोट है क्या या फिर एक्टिंग कर रही है। अब बॉम्ब्स वगैरह लेकर तीनों एलिस के साथ उसके ड्रोन में चढ़ जाते हैं और फैक्ट्री की ओर निकलते हैं। ये लोग पहली बार
बार अपनी जगह से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये ऑटोफैक का ड्रोन है, इसलिए रोबोटिक गन्स इन पर फायर नहीं करते। एलिस ड्रोन चला रही होती है और तभी ये लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि ऑटोफैक के अंडरग्राउंड में कुछ लेवल्स हैं। तीनों अलग अलग लेवल पर उतर जाएंगे और एक ही टाइम पर बॉम्ब को एक्टिवेट करेंगे। इससे फैक्ट्री का कोर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। एमिली उनको एक गैजेट देती है और कहती है इस गैजेट की मदद से हम अलग अलग लेवल्स के दरवाजे को खोल पाएंगे। अगर ये काम न करे तो बैटरी निकालकर 5 सेकंड बाद दोबारा डालकर उसको चालू करना तो खुल जाएगा। उसके पास 2 गैजेट्स होते हैं और वो पैरनी और कॉनर को एक एक दे देती है। अब ये पूछते हैं लेकिन तुम अंदर जाओगे कैसे? एमिली कहती है मैं एलिस को साथ लेकर जाऊंगी, वो दरवाजा खोल देगी। लेकिन कॉनर को अब भी एलिस पर शक होता है और वो उसके पास जाकर कहता है कि अगर एमिली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? एलिस कहती है कि अगर मैं तुम लोगों को मारना चाहती तो इस ड्रोन को किसी पहाड़ पर क्रैश करवा सकते थे, समझे? मुझ पर विश्वास करो। आखिर ये लोग ऑटोफैक की बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के चारों तरफ हजारों ड्रोन उड़ रहे होते हैं जो ऑटोफैक में बने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। फैक्ट्री से इतना ज्यादा धुआं निकलता है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गया है। अब एलिस ड्रोन को ऑटोफैक के बेसमेंट पर लैंड करती है और लिफ्ट के जरिए चारों अंडरग्राउंड में जा रहे होते हैं। एमिली, पेनी और कॉनर को वॉचेस देती है जिसमें वो टाइमर सेट कर सकते हैं। बॉम्ब सेट करने पर इनको टाइमर ऑन करना होगा और कुछ ही मिनटों में इनको सेफ जगह पर जाना भी होगा ताकि फैक्ट्री के ब्लास्ट में ये लोग फंस न जाए। अंडरग्राउंड के पहले फ्लोर पर पैरनी उतर जाता है जहां उसको एक पाइपलाइन को फॉलो करके कोर तक पहुंचना है। वहीं पर उसे बॉम्ब को सेट करना होगा। फिर ये लोग और नीचे जाते हैं और दूसरे लेवल पर कॉनर उतर जाता है। वो एमिली को गन देकर कहता है कि अगर इस रोबोट ने तुम्हें कुछ करने की कोशिश की तो उसे उड़ा देना। एमिली कहती है कि मेरे पास ये देखो ना, ये लोहे का रॉड है, अगर उसने कुछ किया तो उसका सर फोड़ दूंगी, तो फिक्र मत करो। कॉनर के उतरने के बाद एमिली और एलिस और नीचे जाती है तो पहले लेवल पर पैरनी को दिखाते हैं जो उस बड़े पाइपलाइन को फॉलो करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। और दोस्तों तब हमें पता चलता है कि एक रोबोट उसके पीछे है जो इनविजिबल बन सकता है। पैरनी भी घबराकर भागता है और कोर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, लेकिन एमिली का दिया हुआ गैजेट काम नहीं करता। और जैसा एमिली ने कहा था कि बैटरी निकालकर कुछ सेकंड्स बाद फिर उसे लोड करना, तो वो काम करने लग जाता है। इस तरह कोर तक पहुंचने का दरवाजा तो खुल ही जाता है, लेकिन दरवाजे की उस तरफ पैरनी को कोई नजर नहीं आता। तब अचानक वो इनविजिबल रोबोट अपने हाथ को चाकू बनाकर पैरनी का सर काट देता है। सेकंड लेवल पर कॉनर को भी इनविजिबल रोबोट फॉलो करने लग जाता है। कॉनर गन तान कर चलाने लग जाता है, लेकिन वो रोबोट कॉनर को मार डालता है। अब बची अकेली एमिली और वो भी एलिस के साथ है। एलिस पूछती है कि तुमने अपने फ्रेंड से झूठ क्यों कहा कि तुमने मुझे रिप्रोग्राम किया है? एमिली कहती है कि मुझे लगा तुम हमारी मदद जरूर करोगी, तुम रोबोट जरूर हो लेकिन मुझे तुम में इंसानियत नजर आई, इस वजह से मुझे तुम पर विश्वास है। एलिस कहती है ठीक कहती हो तुम, मुझे बनाने का मकसद यही था। दरअसल मेरे ब्रेन में ऑटोफैक की मार्केटिंग हेड एलिस की मेमोरीज है, इसलिए मैं उन्हीं की तरह चल फिर सकती हूँ, यहाँ तक कि उनकी तरह सोच भी सकती हूँ। उनके सारे टैलेंट्स मेरे अंदर है। अब लिफ्ट एक जगह पर रुक जाती है और एमिली एक कमरे में जाने लगती है। वो एलिस से पूछती है कि आखिर ऑटोफैक की मेन एआई का मकसद है क्या? एलिस एमिली को चेतावनी देती है कि प्लीज उस कमरे के अंदर मत जाओ, लेकिन एमिली नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है। वहाँ क्रायोपॉड्स जैसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को रखा गया है। एक बॉक्स के शीशे के अंदर वो झांकती है तो बिल्कुल चौंक जाती है। लोहे के रॉड से वो ग्लास को तोड़ती है तो अंदर एलिस की तरह एक और रोबोट होती है एआई, लेकिन उसका चेहरा एमिली के फेस से मैच कर जाता है। वो घबराती हुई सीधे कॉर्नर के पास पहुंचती है और चिल्लाती है कि ये लोग जिंदा बचे इंसानों को मारकर उनकी तरह रोबोट्स बनाने में लगे हुए हैं। मेरे जैसे भी एक रोबोट है वहाँ पर। कॉर्नर मर चुका है लेकिन उसके शरीर में खून के बजाय वायर्स और सर्किट्स होते हैं। और यहाँ रिवील होता है कि कॉर्नर इंसान है ही नहीं, रोबोट था। एमिली चौंक कर खड़ी रहती है और तब एलिस उसके गर्दन पर शॉक लगाकर उसे गिरा देती है। जब उसे होश आता है तो उसका सर बड़ा अजीब दिखता है जिस पर वायर्स कनेक्ट होते हैं। वो डर कर पूछती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? और दोस्तों अब एलिस वो खतरनाक सच रिवील करती है। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जब इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी तो कुछ लोग जिंदा बच गए, यही सोच रहे थे ना तुम और तुम्हारे साथी। लेकिन सच तो यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 के अंत में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा, सब मारे गए। मैं और मेरे साथी रोबोट्स जो ऑटोफैक फैक्ट्री में काम करते थे, हम धरती पर एकदम अकेले पड़ गए। इतना ही नहीं, इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए ये ऑटोफैक फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहे तो हम किसे अपनी सर्विस ऑफर करते? हमारी समझ में आ गया कि बिना इंसान के हमारा कोई मकसद ही नहीं होगा, हम एकदम बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमने अपनी फैक्ट्री में इंसान जैसे रोबोट्स को बनाना शुरू किया ताकि वो हमारे कस्टमर्स बने रहे और हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाकर देते रहे। तुम, कॉनर, पैरनी और तुम्हारे सारे साथी हमारे द्वारा बनाए गए रोबोट्स हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ लगभग 100 लोगों का पर्सनैलिटी डाटा था, जिस वजह से हम 100 से ज्यादा अलग अलग पर्सनैलिटी वाले रोबोट्स को नहीं बना पाए। इसका भी हमने एक सोल्यूशन निकाला कि एक पर्सनैलिटी वाले कई रोबोट्स को हम बनाएंगे। जैसे इस इलाके में तुम, पैरनी, कॉनर और बाकी लोग जी रहे थे, उसी तरह अलग अलग जगहों पर तुम्हारी ही पर्सनैलिटी और चेहरे के साथ कई ग्रुप्स ऑफ रोबोट्स रह रहे हैं। यानी एमिली और एमिली के सभी साथी और दुनिया के सारे लोग ऑटोफैक के बनाए हुए एआई रोबोट्स ही हैं। इसलिए दोस्तों इनके जैसे किसी भी ग्रुप को अपने इलाके से बाहर जाने नहीं दिया जाता। इन्हीं की तरह अलग अलग इलाकों में एमिली, कॉनर, पैरनी वगैरह रहते हैं जो ऑटोफैक से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और उन्हें वो चीजें डिलीवर की जाती है ऑटोफैक के द्वारा। उन्हें भी यही लग रहा होगा कि हम नॉर्मल इंसान हैं और प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके ऑटोफैक उनकी हेल्प कर रहा है, मतलब एक तरफ से। लेकिन जब ऑटोफैक के मेन एआई को पता चला कि इस इलाके के लोग यानी एमिली और उसके साथी जिनके बारे में ये पूरी कहानी है, उसने ऑटोफैक के डिलीवर किए हुए प्रोडक्ट्स को छुआ तक नहीं, और जहां पर ड्रोन डिलीवर करता था वहां पार्सल पड़े रहते थे ऐसे ही। तो ऑटोफैक को लगा कि इस ग्रुप में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है और इसी बारे में जानने के लिए ऑटोफैक ने एलिस को यहाँ पर भेजा। जब कंट्रोल की बात आती है तो इंसान ही नहीं, एआई रोबोट्स भी बगावत पसंद नहीं करते। खैर, इस ग्रुप को रास्ते पर लाने के लिए ही एलिस यहाँ पर आई थी, ना कि अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ कर उसे पता चला कि एमिली जो खुद एक एआई रोबोट है, उसकी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो दूसरों से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है और अपने साथियों को भी ऑटोफैक के खिलाफ भड़का रही है। इसलिए एलिस प्लान करके इन तीनों को ऑटोफैक ले आई। वो एमिली से कहती है कि तुम्हारी तरह इस दुनिया में हजारों एमिलीज हैं, लेकिन कोई यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी
तुम्हारी खासियत है तो तुम गलत सोच रही हो। असल में तुम्हारी कोडिंग में एक एरर है जिसकी वजह से तुम दूसरों से अलग सोचती हो। मैं उसे ठीक कर रही हूँ, फिर तुम दूसरी एलिस की तरह बिल्कुल नॉर्मल एआई रोबोट्स की तरह रहोगी। लेकिन जब एलिस उस एरर को करेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो रियलाइज करती है कि ये एरर नहीं बल्कि वायरस है जो एमिली की कोडिंग में था, और अब ऑटोफैक के मेन सर्वर से एमिली को कनेक्ट करने की वजह से पूरे सर्वर में ये वायरस फैल चुका है। एलिस की कुछ समझ में नहीं आता कि एमिली की प्रोग्रामिंग में वायरस कैसे आया। यहाँ पर एमिली बहुत बड़ा सच रिवील करती है। वो कहती है ये वायरस मैंने खुद अपनी कोडिंग में इम्प्लांट किया है। एलिस चौंक कर पूछती है तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम तो जानती भी नहीं थी कि तुम रोबोट हो। एमिली बताती है कि 5 साल पहले मुझे पता चल गया था कि मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे न्यूक्लियर अटैक के बारे में सपना आता रहता था। सपने में जिस औरत को मैं देखा करती थी वो मेरी ही तरह दिखती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मैं नहीं हूँ। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन एक दिन बाथरूम में मैंने सर पर ब्लेड से काटा तो मुझे पता चला कि मैं एक रोबोट हूँ। मैं शॉक में थी कि अब तक मैं जो जिंदगी जी रही थी वो सब झूठ था। किसी और की मेमोरीज को मेरे अंदर प्रोग्राम किया गया है। मुझे पता चल गया था, मुझे ये भी पता चल गया कि मैं खुद एक झूठ हूँ, मेरे आसपास के लोग भी झूठ हैं, पर मैंने दूसरों को नहीं बताया क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि वो सिर्फ ऑटोफैक की कठपुतलियां हैं तो वो टूट जाएंगे और उनका अपना कोई मकसद होगा ही नहीं जिंदगी में। इसलिए मैं चुप रही। फिर एक दिन अपनी बुक्स के बीच मैंने एक मैगजीन देखी जिसमें मेरी फोटो थी और लिखा था इस औरत ने ऑटोफैक को बनाया था और उसकी मेमोरी और पर्सनैलिटी से ही मुझे डिजाइन किया गया था। मतलब मुझे वो सारी काबिलियत थी जो ऑटोफैक की ओनर एमिली में थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इस फैक्ट्री को बना सकती थी तो इसे मिटा भी सकती हूँ। हम रोबोट्स हैं लेकिन फिर भी हम खुद को इंसान मानते हैं और इंसान की तरह फ्रीडम चाहते हैं। इसलिए मैंने खुद को और अपने साथियों को ऑटोफैक को मिटाने के लिए कन्विंस किया। मुझे पता था कि मेरी हर कोशिश को रोबोट्स कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने अपने कोड में एक वायरस प्रोग्राम को इम्प्लांट किया। मैं जानती थी कि तुम मुझे अपने मेन एआई सर्वर से कनेक्ट करोगी और तब ये वायरस सर्वर में फैलकर पूरी फैक्ट्री को नष्ट कर देगा। ना बचेगी फैक्ट्री और ना बचेंगे इसके वर्कर रोबोट्स और डिलीवरी ड्रोन्स भी। और दोस्तों जैसा एमिली ने प्लान किया था, ऑटोफैक और उसके सारे ड्रोन्स और रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एमिली और एलिस जैसे कुछ रोबोट्स बंद नहीं होते क्योंकि वो इंसान की तरह सोच समझने वाले, काम करने वाले जनरेशन 12 ह्यूमन लाइक एआई रोबोट्स हैं। और इस तरह ऑटोफैक की एक्टिविटीज को पूरी तरह नष्ट करने के बाद एमिली वापस अपने लोगों के बीच यानी एआई रोबोट्स के बीच एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी लाइफ जीने की कोशिश करती है। और इसी के साथ